विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है 8 की बात का। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। काफिले पर हमले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने दर्ज कराई है एफआईआर। जहां भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा समेत 18 नामजद पर केस हुआ है। सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विशुनपुरा थाने में दर्ज कराया केस। कल प्रचार के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने पथराव का आरोप लगाया था और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी मसले पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा समेत 18 नामजद पर केस दर्ज हुआ है। लाठी डंडा हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। वहीं पिता पर हुए हमले के बाद उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य भी खुलकर पिता के समर्थन में उतर आई और अपने पिता की भाषा बोलते हुए संघमित्रा मौर्य ने इस हमले को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही समाजवादी पार्टी में आ गए हों, लेकिन संघमित्रा मौर्य अभी भी भाजपा की सांसद है। हालांकि भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए इस हमले को पॉलिटिकल स्टंट बताया। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कार्य करते नहीं है, बहुत ही नियंत्रित अनुशासित कार्यकर्ता है। इस तरह का अब इलेक्शन जीतने के लिए जब ये स्टंट कुछ बच नहीं गया है, अफसोस है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस घटना ने सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश अपने अर्जुन का बदला लेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में कुशीनगर की एक जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को अर्जुन और अखिलेश को कृष्ण बताया था। इस राजनीतिक महाभारत में माननीय अध्यक्ष जी, आप कृष्ण की भूमिका अदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए अर्जुन के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ खड़ा हुआ है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के टिकट पर कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से मैदान में हैं, जिनकी टक्कर भाजपा के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा से है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घटना का असर चुनाव पर पड़ेगा, और पड़ेगा तो इसका फायदा किसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
आगे बढ़ते हैं। 7वें चरण के प्रचार के लिए पीएम मोदी का मेगा प्लान क्या है वो आपको जल्दी से बता दें। आज से अंतिम चरण के लिए पीएम काशी में करेंगे कैंप। जी हां, वाराणसी पहुंचने के बाद सोनभद्र और गाजीपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी जानकारी है, सोनभद्र और गाजीपुर में पीएम मोदी करने वाले हैं जनसभा। कल 3 मार्च को जौनपुर और चंदौली में पीएम की रैली होनी है। मेगा प्लान क्या है पूर्वांचल को भेजने का पीएम मोदी का, वो हम आपको बता रहे हैं। वो कैंप बनाएंगे 2017 की तरह ही वाराणसी में और फिर केंद्र वाराणसी को बना करके पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, प्रचार प्रसार भी होगा, डोर टू डोर कैंपेन भी होगा, जनसभा भी की जाएगी, रोड शोज भी किए जाएंगे। आज पीएम सुबह 10:50 पर दिल्ली एयरपोर्ट से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। 12:10 पर वाराणसी एयरपोर्ट से सोनभद्र हेलीपैड के लिए निकलेंगे और 1 से 1:40 बजे तक पुलिस लाइन के पास जनसभा को करेंगे संबोधित। गाजीपुर में दोपहर 2 बजे आरटीआई ग्राउंड में पीएम मोदी रैली करने वाले हैं। जखनिया, जमानिया, सैदपुर, गाजीपुर, जंगीपुर, जहूराबाद और इसके अलावा आज पीएम अलग अलग हिस्सों में तमाम जनसभाएं भी करने वाले हैं। 7वें और अंतिम फेज के लिए पूरा जोर लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। उनका पूरा मेगा प्लान क्या है, किस तरीके से वो अलग अलग हिस्सों में जाकर के अपने पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे, किस तरीके से वो वहां पर जाकर के वोट की अपील करते हैं, अपने संबोधन में अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ बड़ी बातें कहते हैं, इस पर भी लगातार नजर है। और तैयारियां लगभग पीएम मोदी के आगमन को लेकर पूरी हो चुकी हैं, वाराणसी में भी और अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी जनसभा होनी है वहां पर भी। अब गाजीपुर में भी सभा होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। गाजीपुर का सियासी गणित है क्या, वो भी आप समझ लीजिए। 2017 में भाजपा गठबंधन ने 5 सीटें यहां पर जीती और 3 सीट पर भाजपा, 2 पर सुभा सपा की जीत हुई। हालांकि सुभा सपा इस बार सपा गठबंधन के साथ है। जंगीपुर और सैदपुर में सपा की जीत हुई। मोहम्मदाबाद से सपा ने मनु अंसारी को मैदान में उतारा। सिकबतुल्ला अंसारी के बेटे हैं मनु अंसारी और जहूराबाद सीट से ओपी राजभर प्रत्याशी हैं इस मर्तबा भी और इस बार भी वो जीत का दावा कर रहे हैं। अगर जीतेंगे तो इसका फायदा सपा गठबंधन को होगा। अब वाराणसी, काशी का सियासी गणित क्या है, जिस काशी को प्रधानमंत्री मोदी केंद्र बना करके पूर्वांचल को भेजने का पूरा रोड मैप तैयार करेंगे, उस वाराणसी का सियासी गणित भी जान लीजिए। 2017 में भाजपा गठबंधन ने क्लीन स्वीप यहां पर किया। भाजपा ने 6 और अपना दल सोनेलाल ने 1 सीट यहां पर जीती। अजगरा सीट पर सुभा सपा के कैलाश नाथ सोनकर की जीत हुई और इस बार सुभा सपा का सपा के साथ गठबंधन है। 8 में से 6 सीट पर सपा, 2 पर सुभा सपा के प्रत्याशी मैदान में हैं और सभी सीट पर कांग्रेस मैदान में उतर रही है, लड़ रही है। पिंडरा से अजय राय मैदान में हैं, उनकी भी किस्मत का फैसला होना है। तो बीजेपी, सपा गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी कहां-कहां पर मैदान में ताल ठोक रहे हैं और पिछली बार का पूरा गणित क्या रहा था, इस बार क्या परिस्थितियां बदली हैं, वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए आपको सीधे गाजीपुर लिए चलते हैं। वहां से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा जुड़ चुके हैं। सनुज का सीधे रुख कर लेते हैं। सनुज, गाजीपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर उनकी सभा होनी है। कैसी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं और क्या तैयारी वहां पर की है भाजपा के तमाम बड़े दिग्गजों ने पीएम के आगमन को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाजीपुर में जो जनसभा होने जा रही है उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये देखिए आईटीआई का मैदान है और इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे। यहाँ पर कई और जो नेता हैं वो भी आ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह है प्रदेश अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना भी यहाँ पर रहेंगी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान है वो भी यहाँ पर रहेंगे। देखिए 2017 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो 7 विधानसभा सीटें हैं, 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था, 2 पर भाजपा का कब्जा हुआ था और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। आज यहाँ पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ये कोशिश करेंगे कि चाहे जैसे भी हो 7 विधानसभा सीटों पर गठबंधन के सहारे यहाँ पर कमल खिला दिया जाए। पूरी कोशिश की जाए कि यहाँ पूर्वांचल की जो सियासी हवा है उसको अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेंगे। बीजेपी के चाहे तमाम नेताओं की बात हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात हो और चाहे बीजेपी के जो तमाम 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं चाहे उनकी बात हो, प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, इस आगमन को लेकर सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं कि पूर्वांचल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री पूरा माहौल बना रहे हैं, आखिर गाजीपुर की धरती से प्रधानमंत्री ऐसा क्या बोलते हैं जिसके बड़े मायने यहां पर देखने को मिलेंगे। आप ये देखिए कि दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की जो भीड़ है वो प्रधानमंत्री की जनसभा में पहुंचेगी। यहां
कई हजार लोगों के जो बैठने की व्यवस्था की गई है और इसको लेकर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहां उत्साहित नजर आ रहे हैं। करीब 2:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजीपुर पहुंचेंगे और यहां करीब 1 घंटा 5 मिनट तक प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद यहां से सीधे वाराणसी के लिए रवाना हो 1 लाख जाएंगे। भीड़ यहाँ पर जुटाने का टारगेट रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने और जो स्थानीय लेवल के नेता हैं उनमें भी उत्साह दिखाई दे रहा है। जो कार्यकर्ता वो भी बेहद उत्साहित है पीएम के दौरे को लेकर। आप रहिए हमारे साथ, वाराणसी से नीतीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, वहां पर क्या तैयारियां हैं पीएम मोदी के आगमन को लेकर? किस तरीके से वहां पर पीएम के स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तैयारियों की बात कर ले तो प्रधानमंत्री अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर आए थे और काशी को एक बार से फिर से उत्साहित कर गए थे। शिवरात्रि के पहले का वो समय था और फिर चुनाव के पहले प्रधानमंत्री काशी में आएंगे और काशी में आने के साथ यहाँ पर रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जो लोग हैं वो कैसी तैयारी कर रहे हैं? राजेश जी, कितना उत्साह, कैसी तैयारी? बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम काशी वासियों की नहीं बल्कि भारत की आन बान और शान हैं और काशी के लिए तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री जो कि देश का नेतृत्व करता है और काशी नहीं बल्कि पूरे विश्व बिरादरी का नेतृत्व कर रहे हैं और हम ज़रूर उनसे कुछ न कुछ आस लगाते हैं। और इसी क्रम में जब वह वाराणसी के सड़कों पर चुनाव के क्रम में जब रोड शो करेंगे तो हमने पूरे शहर को गदौलिया से लेकर मलदैया तक पूरी भारतीय जनता पार्टी के झंडों से और साथ ही हर हर महादेव और गुलाब की पंखड़ियों के साथ उनके स्वागत का इंतजाम किया है और हम लोग गदौलिया चौराहे पर मौजूद भी हैं और अब तक का जो प्लान है वो ये है कि मलदहिया से गदौलिया चौराहे तक जो रोड शो है वो आएगा। तो ये रोड शो कितना खास होगा और इसको कितना खास बनाने की तैयारी है? बिल्कुल, हम सारे लोगों ने बल्कि काशी वासियों ने मिलकर इस रोड शो को एक अभूतपूर्व बनाने का आयोजन हमने किया है कि जब काशी नगरी में वो आएँ और रोड शो करें तो चहुओर यहाँ से हर हर महादेव का उद्घोष हो और वो विजयी शर हो और हम मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाए। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, महादेव की नगरी है काशी, काशी को अपना परिवार बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जाहिर सी बात है कि जब वहां पर पहुंचेंगे तो उनका दिल खोल करके स्वागत भी किया जाएगा और पीएम अपने इस दौरे से क्या करिश्मा कर पाएंगे पूरे पूर्वांचल में, इस पर भी लगातार नजर होगी और उसमें जो काशी का रोल है वो अपने आप में अहम हो जाता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, पूर्वांचल विजय के लिए प्रियंका का प्रण क्या है वो आपको समझाते हैं। 7वें चरण के लिए कांग्रेस ने प्रचार तेज कर दिया है। प्रियंका गांधी आज करेंगे पूर्वांचल का दौरा और आजमगढ़ मऊ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। दोपहर 1 बजे का वक्त है, मऊ में जनसभा करेंगे प्रियंका गांधी और दोपहर 2:30 बजे का वक्त है, खैराबाद में प्रियंका की चुनावी रैली होनी है और फिर दोपहर 3:30 बजे का वक्त है, मछली शहर में जनसभा को संबोधित करती हुई प्रियंका दिखाई देंगे। शाम को 4 बजे का वक्त है, आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे प्रियंका। तो ताबड़तोड़ किस तरीके से वो सभाएं कर रही हैं। आखिरी 7वें फेज के लिए जो प्रचार अभियान है उसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने और अलग अलग इलाकों में जाकर के कांग्रेस के पक्ष में माहौल वो तैयार करेंगी, अपनी जमीन को मजबूत करेंगी, क्योंकि पूरी कोशिश ये है कि 2017 में जो नहीं हो पाया वो 2022 में हो और इसीलिए अलग अलग हिस्सों में देखिए सुबह से लेकर के शाम के 4 बजे तक वो चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आएंगी और भीड़ जुटाने की पूरी कोशिश कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता नेता लगातार कर रहे हैं। देखिए, आजमगढ़ में सभा होनी है प्रियंका की। आजमगढ़ का सियासी गणित क्या है वो भी आपको समझना चाहिए। देखिए, 2017 में भाजपा को सिर्फ 1 सीट यहां पर मिली थी। 2012 में सपा ने 10 में से 9 सीट यहां पर जीती थी। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़। और 2017 की मोदी लहर में भी सपा 5 सीट यहां पर ले गई थी। सपा का मुस्लिम यादव समीकरण सबसे ज्यादा यहां पर मजबूत है और 2014 में मुलायम सिंह यादव सांसद बने, 2019 में अखिलेश यादव सांसद बने, 2017 में बसपा ने 4 सीट यहां पर जीती थी। लेकिन अब चुनौती और परिस्थितियां दोनों ही बड़ी हो गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, चुनौतियां और भी बड़ी हो गई हैं। अब तमाम चुनौतियों से कैसे पार पाती है समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए भी आजमगढ़ का किला ढहाने का जो पूरा मसला है या फिर जो चुनौती है वो बहुत बड़ी हो गई है। चलिए आजमगढ़ चलते हैं, बलराम पांडे वहां से जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बलराम, आजमगढ़ का पूरा सियासी गणित हमने दर्शकों को
समझा दिया है। वहां पर कैसी तैयारी हो रही है प्रियंका के आगमन को लेकर, कांग्रेस ने कैसी तैयारी की है, कितनी भीड़ जुटेगी, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त की? बिल्कुल दीपा, इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभा होनी है। हम आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ठीक सामने मंच तैयार किया जा रहा है जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा जनसभा को संबोधित करेंगी और माना जा रहा है कि इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोग प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आएंगे। अगर हम आजमगढ़ के सियासी समीकरण की बात करें तो आजमगढ़ जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं, इसके अलावा 10 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ सदर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद सांसद हैं। वहीं अगर हम लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बहुजन समाज पार्टी की संगीता आजाद सांसद हैं। अगर हम 10 विधानसभाओं की बात करें तो इनमें से 5 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देते हुए समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं 4 विधानसभाओं पर बसपा का कब्जा है और महज 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अरुण कांत यादव ने जीत दर्ज की है। और इस सीट की अगर बात करें तो ये सीट है फूलपुर और अरुण कांत यादव जो हैं वो बाहुबली रमाकांत यादव के बेटे हैं। लेकिन इस बार दीपा दिलचस्प लड़ाई है क्योंकि एक तरफ पिता का अस्तित्व दांव पर है तो दूसरी तरफ बेटे का। अब देखने वाली बात यह होगी कि पिता और चुनौती बहुत बड़ी है सभी पार्टियों के सामने। वो सपा गठबंधन की हम बात करें, भाजपा गठबंधन की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी के लिए आजमगढ़ का किला ढहाने का सबसे बड़ा इस वक्त एक चुनौती खड़ी हुई है कि कैसे यहाँ पर पार पाया जाए, कैसे अधिक से अधिक सीटें जीती जाए। और इसी कोशिश में यहाँ पर तमाम सियासी दिग्गज भी पहुंच रहे हैं और आज का दिन भी बहुत अहम हो जाता है आखिरी फेज के लिए। बहुत शुक्रिया आपका बलराम, पूरी जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए रखिएगा। जब प्रियंका पहुंचेंगे तो आपके पास आएंगे, जानकारी लेंगे आपसे। अब आगे बढ़ते हैं, बूथों पर जो आखिरी तैयारी चल रही है उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। छठे चरण के लिए आज मतदान के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कुछ देर के बाद तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होना है कल और छठे फेज में 676 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती में होगी वोटिंग। कुशीनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर और देवरिया में भी मतदान होना है। गोरखपुर देखिए सबसे ज्यादा खास इसलिए भी क्योंकि यहां से पहली मर्तबा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसीलिए भी अपने आप में ये फेज जो है वो अहम हो जाता है। और इसी पर सीधे रुख करते रतीश त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, कैसी तैयारियां हैं, कहां पर सबसे पहले तो आपकी मौजूदगी है वो भी जरा बताइए और आपके आसपास की तस्वीरें कैसी हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि अब जो है वो कल जो होगा वोटिंग, उसके बाद हो जाएगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। अभी कैसी तस्वीर है? बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं बस्ती के नवीन मंडी स्थल की, जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो रही हैं। 7 बजे से रवाना होना है इन लोगों को। पोलिंग पार्टीज यहां पर आ चुकी हैं, से सुरक्षा का निगाहबानी में वो यहां से लेकर के निकलेंगी। बस्ती में 5 सीटें हैं विधानसभा की और तैयारियों को आपको दिखाएं नवीन मंडी स्थल पर। जो पीठासीन अधिकारी, जो मतदान कार्मिक हैं वो सब यहां पर पहुंच चुके हैं। जो डीएम है, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं सौम्या अग्रवाल, वो एसपी के साथ यहां पर मौजूद हैं और खुद पूरा निरीक्षण कर रही हैं। बनाए गए हैं बाकायदा पीठासीन और मतदान अधिकारियों की उपस्थिति लेने के बाद उनको आदेश दिया जाएगा और उसके बाद यहां से पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा रहा है। 5 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच जाने के निर्देश हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी मतदान कार्मिकों की। बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। 10 जिलों की 57 सीटों पर विधानसभा सीटों पर लड़ाई है और खुद मुख्यमंत्री मैदान में है, तो बड़ी दिलचस्प पूर्वांचल में इस समय लड़ाई हो चुकी है। ये जो लड़ाई है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प हो गई है रतीश, और लगातार जो पोलिंग पार्टियां हैं वो कुछ देर के बाद रवानगी भी भरेंगी और शाम के 5 बजे तक अलग अलग जगहों पर पहुंचने के लिए निर्देशित भी किया गया है सभी पोलिंग पार्टियों को। बहुत शुक्रिया आपका रतीश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी जानकारी है प्रयागराज से। सपा प्रत्याशी संदीप यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन, मतदान की गोपनीयता भंग करने का आरोप है। शहर उत्तरी से सपा के प्रत्याशी है संदीप यादव। बूथ में ईवीएम के साथ वोटिंग करते हुए फोटो खिंचवाई थी जनाब ने और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दर्ज हुआ है केस पीठासीन अधिकारी की ओर से।
मुकदमा दर्ज करवाया गया है जगत तारण गर्ल्स इंटर कॉलेज जॉर्ज टाउन के मतदान केंद्र का। ये पूरा मसला है।